नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और सत्ता का महासंग्राम में आपका स्वागत है। सत्ता के महासंग्राम में हम हर रोज आपके लिए चुनाव में क्या अपडेट है वो लेकर आते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक सारी बातें आपको बताएंगे और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की हर छोटी से बड़ी जो खबर है अगले आधे घंटे में आपको मैं बताऊंगा। हर पल बदलते चुनावी दांव, चुनावी समीकरण और चुनावी वादों की सारी बारीकियां आपको समझाएंगे। खबर की शुरुआत करते हैं हरियाणा से। जी हां, हरियाणा में भी चुनाव है, बेहद नजदीक है। जम्मू कश्मीर में है तो हरियाणा में भी है। तो हरियाणा की शुरुआत अगर करेंगे तो यहां बीजेपी ने काफी बैठकें और मंथनों के बाद अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यानी कि कौन उम्मीदवार है वो सूची जारी कर दी है। 67 यहां पर उम्मीदवारों के नाम यहां पर फाइनल कर दिए गए हैं। लिस्ट को फाइनल करने से पहले दिल्ली से हरियाणा तक उम्मीदवारों की मैराथन दौड़ लगाई रही थी, जो जारी थी। मंथन चल रहा था, सब अपने अपने जुगाड़ में लगे रहे। सबको चाहिए था टिकट, लेकिन टिकट तो आला कमान ही फाइनल करेगा ना। अब जब बीजेपी की लिस्ट आ गई है तो आपको बताते हैं कि बीजेपी के हेवीवेट उम्मीदवारों के बारे में कि किसको कहां से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। हमारे पास आपके लिए ग्राफिक्स भी रहेंगे, बड़ी स्क्रीन आपके लिए हमने लाई है, उसी में हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे क्या कुछ हो रहा है हरियाणा के चुनाव में। क्या हैट्रिक होगी बीजेपी की लगातार? क्या चुनाव जीत पाएगी बीजेपी? जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, क्या उससे फायदा होगा? परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन इस बार टक्कर जो है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि अब हमारे पास मौका है। लोकसभा चुनाव में जब हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो अब भी हम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। खिलाड़ियों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि हरियाणा के चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। किसी की बाजी को पलट सकते हैं, सिंहासन पर किसी और को भी बिठा सकते हैं। बड़े स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आपके लिए ग्राफिक्स हम लाएंगे। लीजिए, ग्राफिक्स भी आपके लिए आ गई। बड़ी स्क्रीन में आपको मैं समझाऊंगा। बीजेपी की पहली लिस्ट के हेवी वेट आपको बताया। नायब सिंह, अनिल विज, अंबाला कैंट से ये प्रत्याशी हैं जो हेवी वेट हैं। इनको आप समझिए हेवी वेट्स। कंवल पार गुर्जर जगाधरी से इनको टिकट्स जो दिए गए हैं। नाम की पहली जो सूची लिस्ट आई है उसमें कैप्टन अभिमन्यु, इनका भी नाम नारनौल से, इनका नाम जो है मुहर लग चुकी है। और कौन कौन है? ओम प्रकाश धनखड़ बादली से, इनका नाम भी यहां पर पक्का हो चुका है। पहली लिस्ट आ चुकी है। अब कांग्रेस की वेट कर रहे हैं हम कब आएगी। नायब सिंह सैनी लाडवा से, इनका टिकट। तो देखिए, मुख्यमंत्री का जो नाम है, अनिल विज की तो बात कहनी क्या, अंबाला कैंट से काफी एकदम ताकतवर नेता के रूप में माने जाते हैं। इनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है अनिल विज की। और कंवर पाल गुर्जर जगाधरी से, ये बड़े कैंडिडेट्स जिनके बारे में बताया। और दोबारा कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से, ये हेवी वेट्स हैं जो कि हरियाणा के चुनाव में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, हरियाणा में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। और अगर आपको हरियाणा के चुनाव के बारे में समझना है तो वहां पर जातीय समीकरण, वहां पर जाट वोट्स कितने हैं और बाकी ब्राह्मण वोटर्स कितने हैं, सैनी वोटर्स कितने हैं, ओबीसी वोटर्स कितने हैं, वो तमाम चीजें यहां पर मायने रखेंगी। अनिल विज की अंबाला कैंट में अच्छी पकड़ है और एक बेहतरीन डिसीजन ये लिया गया उनको वापस दोबारा उतारकर। कंवल पार गुर्जर जगाधरी से, ये भी अच्छा डिसीजन। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से, ये भी एक अच्छे फैसले के रूप में आप समझ सकते हैं। तो पहली लिस्ट के हेवी वेट हमने आपको बताए, कौन कौन से भाजपा की तरफ से हेवी वेट्स यहां पर। ओम प्रकाश धनखड़, चलिए ग्राफिक्स तो आपको हमने बताए। और ये देखिए जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनको कहां से टिकट मिला है आपने देख ही लिया है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी पहले से ही भाई भतीजावाद होता है ना और परिवारवाद होता है, उसका विरोध करती आ रही है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी भी ऐसे ही कुछ पैंतरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा के इस चुनाव में अपने कुछ ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो किसी ना किसी नेता के बेटा या बेटी हैं, संबंधित हैं, और उनको पार्टी ने टिकट दिया है। इसके पीछे बीजेपी का एक ही उद्देश्य दिखाई दे रहा है, सत्ता को हासिल करना, क्योंकि यह चुनाव काफी टफ नजर आ रहा है। जी हां, बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए वो कुछ करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। तो आइए फिर से ग्राफिक्स के माध्यम से, ग्राफिक्स के जरिए से बताते हैं कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो किसी ना किसी नेता से कनेक्टेड हैं, बेटे हैं या बेटी हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में यह है खास, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। श्रुति हैं यहां पर, किरण चौधरी की बेटी हैं श्रुति चौधरी। आरती राव इंद्रजीत सिंह की उनकी बेटी हैं। तो ये रिलेटेड जिनको कहेंगे कि भाई परिवार से आते हैं, किसी न किसी इन्फ्लुएंशियल परिवार से। मनमोहन भड़ाना, यह करतार भड़ाना के ये पुत्र है। और सुनील सांगवान, सतपाल सांगवान के पुत्र। तो यहां पर
बीजेपी भी सोच समझकर फैसले ले रही है। उनको ये देखना है कि कौन सा कैंडिडेट है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दांव खेलने में रिस्क इतना ज्यादा नहीं लिया जा रहा है, आला कमान ही सब कुछ तय कर रहा है और आपको बारीकी से समझा रहे हैं मनमोहन भड़ाना, करतार भड़ाना के पुत्र सुनील सांगवान, ये तमाम चीजें, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी आरती राव, और ये तमाम नाम, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, बारीकियां आपको समझा रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं कि कौन किससे रिलेटेड है और अब चुनाव में लिस्ट में क्या क्या चीजें हमने इंक्लूड की है। देखिए, सत्ता के महासंग्राम में हम आपको हर बारीकी से हर चीज के बारे में बताएंगे, हर चीज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और अब देखिए, ये तो मैंने आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाया, अब वापस आते हैं इस स्क्रीन पर और आपको बताया हमने कि इस बार सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाना चाहती है बीजेपी। इसके लिए बीजेपी ना सिर्फ देखिए अपने जो है उनको परिवारवाद वाली बात है साइडलाइन भी करके, बल्कि पार्टी ने दल बदलू नेताओं पर भी भरोसा जताया है जिन पर शक है शायद कि वो दल बदल सकते हैं। जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्हें पार्टी ने तुरंत विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया है। पार्टी यहां सिर्फ अपना भला देख रही है और हर पार्टी देखती भी है, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि जिन विधानसभा सीटों से दल बदलू नेताओं को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया, उन सीटों पर बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का क्या होगा। आइए आपको फिर से बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए से बताते हैं कि कौन से वो उम्मीदवार होंगे। लीजिए, बीजेपी की पहली लिस्ट में दल बदलू, यहां पर जेजेपी से देवेंद्र बबली, कांग्रेस से निखिल मदान, कांग्रेस भव्य बिश्नोई और यहां पर देखिए श्रुति चौधरी और जेजेपी के राम कुमार गौतम। ये पहली लिस्ट की डिटेल्स में आपको समझा रहे हैं कि भाई दल बदल। और जेजेपी से दोबारा पवन कुमार, शक्ति रानी शर्मा, एचजेपी से आईएनएलडी से श्याम सिंह राणा, जेजेपी से संजय काबलाना। तो हर पहलू पर यहां पर ध्यान दिया गया है और सोचिए कि भाई जो दल बदल कर भी पार्टी में शामिल आए हैं तो बीजेपी ने उनको मौका दिया है। मौका देने का कारण यह है कि बीजेपी चाहती है कि इस टफ चुनाव में हमारे जो वोट्स हैं वो पक्के हो सकें, सुनिश्चित हो सकें। दोबारा से देवेंद्र बबली जेजेपी से, कांग्रेस से निखिल मदान, कांग्रेस से भव्य बिश्नोई, श्रुति चौधरी और राम कुमार गौतम। चलिए, ये ग्राफिक्स आपको दिखा दिए, वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हरियाणा के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इस बार टक्कर बहुत कड़ी होने वाली है। इस कड़ी टक्कर में हर कोई चाहता है कि उसका उम्मीदवार जीते, लेकिन इस बार टिकट जो दी गई है उसमें किसी की भी नहीं चली है, केवल आला कमान की चली है। हमने आपको बताया कि दल बदलू नेताओं को भी यहां पर मौका दिया है, दूसरी जो पार्टी को छोड़कर आए हैं उनको मौका दिया गया है, उन पर भरोसा किया गया है, उनको टिकट दिया गया है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इस बार परफॉर्मेंस की बात है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जाट वोटर्स का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो कि 22%, 21 से 22% बताया जाता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो चेहरा दिया जाता है ज्यादातर वो इस बार आपने देखा होगा, चाहे वहां पर मनोहर लाल हो चाहे नायब सिंह सैनी हो, दोनों ही नॉन जाट फेसेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर जाट वोटर्स को नाराज करने की कोई पहल की गई हो, ऐसा कुछ नहीं। सभी का भला करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया है। किसानों के हित की बात भी उनके द्वारा की गई है, लेकिन विपक्ष हर मुद्दे को भुनाने का प्रयास करता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो खिलाड़ियों का मुद्दा हो, चाहे विनेश फोगाट का मुद्दा क्यों ना हो। और राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो आम आदमी पार्टी भी साथ आती नजर आ रही है। एक बार फाइनल स्टैंप लग जाए, क्योंकि जब तक कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हो जाता, ये नहीं पता लग जाता कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है। क्योंकि पंजाब से कांग्रेस के एक लीडर ने तो भरोसा ना करने की बात कही थी आम आदमी पार्टी पर, लेकिन अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं थोड़ा सा फर्क तो यहां पर पड़ेगा। इसीलिए ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई त्रिकोणीय ये चुनाव हो सकता है, किसी सिंगल पार्टी को शायद वो मेजॉरिटी ना मिले। जेजेपी की अगर बात करें तो जेजेपी की तरफ से भी वो किंग मेकर के रूप में वहां पर आप उसको देख सकते हैं। क्या वो साथ निभाएगी, नहीं निभाएगी, अभी जब तक फाइनल वोटिंग हो नहीं जाती, रिजल्ट आ नहीं जा सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता। बीजेपी आला कमान ने पहली लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं वो खुश हैं, लेकिन जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं आए हैं, जो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहा था, उसको वहां से मौका नहीं मिला। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस बार जो लिस्ट जारी की गई है इसमें किसी की भी नहीं चली, कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं, सब टॉप लीडर की तरफ से, सब आला कमान की तरफ से फैसला लिया गया है, एनालिसिस किया गया है, कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता। पार्टी कोई छोड़ के अगर हमारी पार्टी में आ रहा है तो उसको मौका देना है, क्यों देना है, हर बात पर सोच विचार किया है। जाति समीकरण के बारे में भी, महिला कैंडिडेट्स की संख्या भी ठीक है, उसका अनुपात भी देखा गया है ताकि महिलाओं को भी वहां पर नाराज ना किया जा सके। अब देखिए, जिनको मौका नहीं मिला है या उनकी जगह किसी और नेता को मौका दे दिया गया है, ऐसे में नाराज नेताओं में पार्टी से बगावत के सुर भी उठ रहे हैं। ये
लाजमी है, ऐसा होता है। हालांकि नायब सिंह सैनी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा मुख्य जो एम है, मुख्य जो लक्ष्य है वो चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए हमें जो करना है हम वो कर रहे हैं, उनको तो हम मना ही लेंगे। नायब सिंह सैनी एक अच्छे चेहरे के रूप में यहां पर नजर आ रहे हैं, जिनकी पकड़ बहुत मजबूत है। दरअसल रतिया विधानसभा से मौजूदा बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा को इस बार टिकट नहीं मिला। जिसको नहीं मिला वो बता रहे हैं, उनकी जगह इस बार बीजेपी ने सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को मैदान में उतारा है। इस बात से नाराज चल रहे नापा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। इसके अलावा पार्टी से नाराज चल रहे 7 और नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है, जो इस बार टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं बीजेपी से बगावत करने वाले वो नेता कौन है। बगावत का दौर, यहां पर पहला नाम शमशेर गिल का नाम पहला आ रहा है बगावत वाले नेताओं की लिस्ट में। ये नाम आपकी ये बड़ी स्क्रीन में आप देखिए, आराम से समझिएगा। कविता जैन, बगावत का दौर जारी है। ये नाम बगावत के सुर उठने वाले लक्ष्मण नापा, जिस तरीके से मैंने कहा टिकट कटा तो रिश्ता टूटता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रयास करें ना हो। सुखविंदर मांडी, इनके तरफ से भी बगावत के सुर, बगावत का दौर जारी है। जिनका टिकट कटा वो तो नाराज है ही, आदित्य चौटाला, इनकी तरफ से भी नाराजगी नजर आ रही है। तो बहुत आप समझ सकते हैं सियासी माहौल कितना गर्म है। करणदेव कंबोज, इनकी तरफ से बगावत का दौर, इनकी तरफ से बगावत के सुर, ये बगावत का। सावित्री जिंदल की तरफ से भी बगावत, क्योंकि भाई पार्टी ने टिकट सोच समझ के दिया है, आला कमान का फैसला था, कोई फेवरेटिज्म नहीं। रणजीत चौटाला, जिस तरीके से आपको बताया, जो जीतेगा, जिसकी जीतने की संभावना है, वही आला कमान ने फैसला लिया है, उसी को टिकट देने की बात कही है, उसी के नाम पर मोहर लगेगी। तो बड़ी स्क्रीन पर बार बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। तो मैं नाम एक बार फिर से आपको बता दूं, शमशेर गिल, कविता जैन, लक्ष्मण नापा, सुखविंदर मांडी, आदित्य चौटाला, करणदेव कंबोज, सावित्री जिंदल, रंजीत चौटाला, पार्षद इंदु वलेचा समेत 26 से अधिक नेताओं ने इस्तीफा दिया। देर रात तक इस्तीफों का दौर जारी रहा। तो नाराजगी, अगर बीजेपी कहती है कि भाई नाराजगी नहीं है, ऐसा तो नहीं है, नाराजगी है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए, बार बार मैं कह रहा हूं, ये चुनाव उतना आसान भी नहीं है, ये बीजेपी को भी पता है। कांग्रेस अगर सोचती है कि उसको भाई बहुत आसानी से यहां पर सीट्स मिल जाएंगी, तो वो भी संभव नहीं है। जनता हमेशा अगर स्टेट इलेक्शन में वोट करती है तो अलग हिसाब से करती है, अगर लोकसभा इलेक्शन में वोट करती है तो अलग हिसाब से करती है। और इतना एंटी इनकम्बेंसी की कुछ लोग कहते हैं कि भाई बात है, होती है, लेकिन लगातार 2 बार सरकार भी नहीं आती अगर एंटी इनकम्बेंसी होती। पीएम मोदी की बहुत अच्छी पकड़ रही है स्टेट इलेक्शंस की जब बात की जाती है। आइए आपको सुनाते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कहा है। एक बार मैं प्रोडक्शन से पूछ लेता हूं कि इस बार इनको लाडवा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला, उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं, फिर और भी बहुत कुछ है हमारे पास आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटें लेकर के सरकार बना रही है। पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, और हरियाणा के लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कंधे से कंधा मिलाकर के करेंगे। तो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और जीत की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और टक्कर भी इस बार कड़ी है। क्योंकि भाई इस बार कांग्रेस का हाल पहले जैसा नहीं है। अब कांग्रेस भी थोड़ी सी ऐसी स्थिति में है कि वो भी टक्कर यहां पर दे सकती है, और आम आदमी पार्टी भी अगर आ जाती है तो फायदा किसको होगा, क्या कांग्रेस को या बीजेपी को, ये आने वाला समय बताएगा। हमने ब्रेक से पहले नायब सिंह सैनी ने क्या कहा वो आपको बताया, कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे, काफी तैयारियां भी बहुत तेजी से चल रही है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी अगर दावा करे कि हम ही जीतेंगे, वो सत्य नहीं है, क्योंकि इस बार टक्कर थोड़ी और टफ है। बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा 2 बार की अगर बात की जाए, पीएम मोदी के नेतृत्व में, वहां पर लोकल लीडरशिप भी तालमेल बिठा के चलती। इस बार भी सेंट्रल लीडरशिप का जोर ज्यादा चला है, उनकी तरफ से फैसला लिया गया है। और ये डबल इंजन की सरकार की जब बात की जाती है, नायब सिंह सैनी यही कहते हैं कि भाई आप हमें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें वोट करें, बाकी दूसरी जिम्मेदारी हमारी है कि भाई ग्रोथ कैसे होगा स्टेट का, राज्य का, वो आप हम पर छोड़ दीजिए, डबल इंजन की सरकार वो कर लेगी। और जो बगावत की बात की जाती है, जो नाराजगी की बात की जाती है, वो कहते हैं मना लेंगे उनको,
अब अभी समय है उसका, लेकिन पहला जो मकसद है, पहली जो उम्मीद है वो ये है कि हमें इस बार परफॉर्मेंस अपना अच्छा करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लानी है। फिर भी कह रहा हूं, टक्कर बड़ी है। आपको बता दिया हमने नायब सिंह सैनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। अब हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी टिकट को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं दो पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चित्र सामने आएगा, उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे। और उनके घर के अंदर जो एक एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65 फॉर्म भरवा करके इतने कैंडिडेट जो तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मनोहर लाल की तरफ से आपने बयान भी सुना कि जीत सुनिश्चित नहीं है, लेकिन कांग्रेस दम भर रही है, कांग्रेस दावा कर रही है, क्योंकि लोकसभा में अगर सीटें अच्छी आ जाएं, कांग्रेस ऐसा दावा तो करती है, लेकिन अगर क्या इंडी गठबंधन के बिना कांग्रेस उतनी मजबूत वहां पर है? अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है। लोगों को बदलाव चाहिए ना नहीं चाहिए, ये भी आने वाला वक्त बताए, क्योंकि ब्राह्मण वोटरों का भी एक बहुत बड़ा तबका वहां पर मौजूद है। ओबीसी वोटर्स की भी बात करें, बाकी वोटर्स भी बहुत अच्छी संख्या में। अब कुमारी सैलजा ने क्या कहा, बीजेपी पर हमला बोला है, कांग्रेस का भी वार सुन लीजिए, सब दिखाएंगे आपको। और कहा है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाई। आइए चलो आपको उनकी बाइट भी सुनाते हैं, कुमारी शैलजा की तरफ से क्या कुछ कहा गया। ये कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है, उस तरह का सामने नजर आ रहा है। इनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं है। 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। तो अभी कुछ समय पहले आप देखें तो कुमारी शैलजा और बाकी पार्टी लीडरशिप में भी तालमेल नहीं दिख रहा था, लेकिन इन बातों को दरकिनार करते हुए पार्टी ने, यानी कांग्रेस पार्टी ने, यह साबित करने का प्रयास किया है कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही फूट पड़ जाएगी तो जनता तक संदेश क्या जाएगा? अगर बीजेपी को ऑल्टरनेटिव लोगों को चाहिए भी, अगर उनको लगता है, और कांग्रेस एकजुट नहीं है, तो कैसे वो वोटों में तब्दील होगा? ये बड़ा प्रश्न यहां पर नजर आता है। लेकिन ये फिर भी कुमारी शैलजा की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया, वो कहती है कि भाई बीजेपी नहीं जीत पाएगी, बीजेपी कहती है कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। जनता का क्या मन है वो पता लगेगा। जनता का महासंग्राम अभी जारी है। दर्शकों, अब तक हमने आपको बताया कि इस पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी तैयारी से है, और हरियाणा में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर जनता, यानी कि लोकल लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहती है वहां की जनता, जनता के दिल में क्या है, और वो इस बार किसको सत्ता देना चाहती है। इन्हीं सब सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी बड़खल विधानसभा पहुंचे और जनता से संवाद किया। क्या कुछ बात हुई वो आपको दिखाते हैं। इसमें हम मौजूद हैं फरीदाबाद लोकसभा के बड़खल विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैं इसमें एक दुकान में मौजूद हूँ। मैं यहाँ लोगों से बातचीत करूँगा कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कैसा काम किया है 5 साल में। ये बताइए भाई साहब, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सीमा जी, कैसा काम किया उन्होंने? सीमा जी समाज सेवी रही हैं और पिछले 2 बार से वो यहाँ पर निर्वाचित रही, तो सेवा भी की है उन्होंने पब्लिक की। सारे तरीके से सब ठीक रहा है, बिल्कुल बढ़िया। बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सेवा करी है पब्लिक की। तो अब तो भरोसा बीजेपी पे? हमें भरोसा बीजेपी पे है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दुकान में मौजूद हैं और आम दुकानदार से बातचीत कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो स्थानीय दुकानदार थे उन्होंने कहा कि उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है, स्थानीय विधायक के काम से वो खुश हैं। एक और दुकान में आ गए हैं। आप बताइए, यहाँ से मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं। आप पहले ही लोकल विधायक की बात कर रहे हो। लोकल विधायक ने भट्टा बैठा रखा है यहाँ बड़कल विधानसभा में, कुछ नहीं है। मैं एसडीएम नगर से आता हूँ, तो एसडीएम नगर में आज तक एक मरकरी बल्ब नहीं बदला गया, ठीक है। और जो हालात हैं सीवर की, पानी की, बहुत बुरा हाल है। पानी पीने लायक नहीं है, बदबू मार रहा है, जगह जगह से लीकेज है, जगह जगह से गंद भर रहा है। ऐसी पब्लिक बेसहारा हुई पड़ी है। आप लोगों को बताएं कि कोई सरकार का भी कोई दायित्व छोटे लोगों के प्रति बिल्कुल भी नहीं है, दायित्व नहीं समझ रहे।
ये पूंजीपतिवाद वालों को दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि हाँ ये स्मार्ट सिटी इन्होंने फरीदाबाद को बनाया। कौन सी स्मार्ट सिटी बनी है जो कि आज तक साफ हुई है? जो पहले ही स्मार्ट थे उस सिटी को तो स्मार्ट बनाया गया और बाकी तो नरक ही नरक है। गंदगी के ढेर, आप कहीं पे भी जाके देखो, हर चौराहे पे आप ये देखोगे कि बदबू के मारे सामने से मुंह ढक के निकलना पड़ता है, शर्म आती है बोलते हुए भी। ये फरीदाबाद के हाल है, चारों तरफ गंदगी का ढेर है। जो इनके सफाई अभियान था नरक हो चुका है। कोई इनका नगर निगम काम नहीं कर रहा प्रॉपर, कोई कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों पे कोई मापदंड नहीं है। यही हालात फरीदाबाद के हैं। तो देखिए, जनता तक जाकर हमने जो सत्ता का महासंग्राम आपके लिए लाया है, वहां पर हम जनता से बात करते हैं, केवल नेताओं की बात नहीं समझाते, जनता का दिल क्या चाहता है, उनके मुद्दे क्या हैं, और हम लगातार इस कार्यक्रम को दिखाएंगे। चुनाव तक चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। कल फिर ऐसे ही नए मुद्दों को आपके लिए लेकर आऊंगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।